देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट्री फोर्स पिछले कुछ सालों से प्रोटेस्ट क्यों कर रही है? देश की सबसे बड़ी सेंट्रल आर्म फोर्सेस में इतने सुसाइड्स क्यों होते हैं और ये सुसाइड्स दिन प्रतिदिन बढ़ते क्यों जा रहे हैं? और थर्ड क्वेश्चन, आज से 2 साल पहले यानी 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ पे जो अटैक हुआ था वो केस आज तक 100% सॉल्व क्यों नहीं हुआ? एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जानना हमारे लिए जरूरी क्यों है? So in the next few minutes, we will have a deep analysis on these 3 questions and at the end of the video, we will reach at a certain conclusion. तो मेरा इनिशिएटिव ऐसे ही इंपॉर्टेंट इश्यूज और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे रियलिटी कन्वर्सेशन और रियलिटी टॉक्स करना है। तो अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे जब भी मैं ऐसे रियलिटी टॉक्स लाऊं तो उसकी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। Whenever there is an internal conflict in the country, the first force would have to answer this, it's CRPF. और जब इस सबसे बड़ी पार्लियामेंट्री फोर्स का हम कंपैरिजन अदर फोर्सेस के साथ करते हैं तो इसकी लाइफ काफी डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू एवरी फोर्सेस इन इंडिया। एंड व्हेन वी कंपेयर अबाउट अ स्ट्रेस लेवल तो आर्मी के मुकाबले सीआरपीएफ का स्ट्रेस लेवल काफी हाई होता है और इसके बावजूद armies are getting a full-fledged directorate for their mental health and even they are having counseling for their mental issues. But here the question is, why not to CRPF? In the last 5 years, there has been 55% increase in the suicide cases in CRPF. अगर पिछले साल की बात करें तो there were 45 suicide cases last year only. And what's the reason behind these suicide cases? The most important reason is leave. CRPF personals are getting 60 days paid leaves, but they are getting only 15 days casual leave, which is 13 days less than that of army who are getting 28 days casual leaves. अब सबसे जरूरी क्वेश्चन कि लीव इसका रीजन क्यों है? तो इतने लंबे समय तक के लिए इतने डेंजरस प्लेसेस जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, छत्तीसगढ़, मणिपुर जैसे प्लेसेस पे कंटिन्यू ड्यूटी करने से उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है और फिर पर्सनल रीजन के कारण या फिर किसी और रीजन के कारण ये सुसाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस सेम क्वेश्चन वाज आस्क्ड फ्रॉम आवर होम मिनिस्टर आल्सो कि लीव इज द मेन इशू, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द सुसाइड्स। तो in response what he answered is on good news. When he was asked then he said, उन्होंने कहा कि the government is working on this as usual. The government is working on this for an year to grant 100 days leave to CRPF. 100 days of leave. All the central armed forces are going to get. इतने ज्यादा सुसाइड्स केसेस आना, स्ट्रेस लेवल का इतना हाई होना, तो इस चीज पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ स्टडी करने जा रही है और फिर वो रीजंस निकालेगी कि क्या रीजंस हैं इन प्रॉब्लम्स के पीछे। अब हम वीडियो की मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन की ओर बढ़ रहे हैं। जब 14 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ की 76th बैटालियन जम्मू से श्रीनगर जा रही होती है तो उसके एक बस को एक कार फुल ऑफ हाई एक्सप्लोसिव्स 180 ग्राम ऑफ आरडीएक्स एंड एमोनियम नाइट्रेट हिट करती है तो 40 सीआरपीएफ जवान की मौत हो जाती है। उसके बाद पूरे देश में आक्रोश पैदा हो जाता है और रिवेंज वी नीड रिवेंज की एक लहर से उठ जाती है। उसके बाद फिर कश्मीरी जो स्टूडेंट्स, कश्मीरी मर्चेंट्स, कश्मीरी लोग के खिलाफ पूरे देश में प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है। ये मुझे नहीं पता कि प्रोटेस्ट कश्मीरीज के खिलाफ क्यों हो रहा था। फिर देहरादून में 2 कॉलेजेस कश्मीरी स्टूडेंट्स को एडमिशन भी देना मतलब बैन कर देते हैं। कोलकाता में कश्मीरी मर्चेंट्स की पिटाई होती है और हद तो तब पार हो जाती है जब मेघालय के गवर्नर ये ट्वीट कर देते हैं कि बॉयकॉट एवरीथिंग ऑफ कश्मीरीज। और फिर फाइनली सीआरपीएफ को ही एक हेल्पलाइन नंबर इशू करना पड़ता है कश्मीरीज के सपोर्ट में, कश्मीरीज के सेफ्टी के लिए। फिर बाद में 26 फरवरी को बालाकोट स्ट्राइक भी होता है और भारत अपना रिवेंज भी लेता है और उसमें ये दावा किया जाता है कि 300 से 350 जैसे मोहम्मद के आतंकियों को हमने मार दिया। अहमद दर जो कि इस ऑपरेशन का मास्टरमाइंड बताया जाता है, जैसे मोहम्मद, मतलब सब कुछ पकड़ा जाता है। बट वन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मिसिंग था वो था कि ये
आरडीएक्स और अमोनियम नाइट्रेट इतने हाई एक्सप्लोसिव्स आए तो आए कहाँ से? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसकी जांच पड़ताल करती है, लेकिन 1 साल होते हैं तब भी नहीं पता चलता, और आज 2 साल हो गए हैं लेकिन अभी भी ये केस 100% सॉल्व नहीं है। सॉल्व तो है लेकिन ये नहीं पता है कि हाई एक्सप्लोसिव्स आए तो आए कहां से। एनआईए का यह भी मानना है कि बॉर्डर से तो क्रॉस नहीं हुए हैं। 14 फरवरी को जो देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट्री फोर्स के साथ होती है, उसके लिए हम कैंडल मार्च करते हैं, प्रोटेस्ट निकालते हैं, और हम इस चीज को अपनी ड्यूटी समझते हैं। इस चीज को हम अपनी ड्यूटी समझ कर ये करते हैं, लेकिन क्या हमारी ड्यूटी वहीं तक लिमिटेड रहती है? क्योंकि उसके कुछ हफ्ते बाद ही सीआरपीएफ के 1-2 प्रोटेस्ट भी सामने आते हैं। बेंगलोर में एक सीआरपीएफ का पर्सनल ये प्रोटेस्ट कर रहा होता है कि उसकी सर्विस की सैलरी उसे नहीं मिल रही होती है। 5 दिनों तक वो प्रोटेस्ट करता है, उसके सीनियर्स उसको टॉर्चर करते हैं, उसकी ट्रांसफर यहाँ वहाँ कर दी जाती है। फिर सीआरपीएफ की हेडक्वार्टर से इसकी जांच पड़ताल होती है, फिर उसको गिल्टी नहीं पाया जाता है, फिर उसकी इनकम दी जाती है, उसे सैलरी दी जाती है। तो ये एक पर्टिकुलर प्रोटेस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया, और भी बहुत सारे प्रोटेस्ट सीआरपीएफ ने किए हैं। जैसे 1 रैंक 1 पेंशन फॉर ऑल सर्विस मैन भी आज सेंट्रल आर्म फोर्सेस की ही डिमांड है, जिन्होंने कोर्ट में भी फाइल किया है इस चीज को। इन्होंने वो अपनी डिमांड मीन्स कुछ डिफरेंट नहीं चाहते, कुछ अलग नहीं चाहते। उनकी डिमांड है दे नीड टू गेट दियर बेनिफिट्स ऑफ सर्विस, और इस चीज को भी हमें अपनी ड्यूटी समझना चाहिए। वी नीड टू कम फॉरवर्ड एंड वी नीड टू वर्क फॉर एंड वी नीड टू हेल्प in achieving their demands of what they are working.